ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, ये भी आपको पता है। अगर मैं आपसे पूछूं ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, तो इसका क्या जवाब होगा? अर्थ के एवरेज टेम्परेचर का बढ़ जाना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। इस ग्लोबल वार्मिंग के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? आप कहोगे ग्रीन हाउस इफेक्ट, है ना। मैं कहूं ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं? आप कहोगे वो गैसेस जो एटमॉस्फेयर में हीट को ट्रैप कर लेती हैं। मैं कहूं कोई मिसाल तो दो। CH4 है, CO2 है, H2O है, इसके अलावा NO है। खैर, तो ये कुछ गैसेस हैं हमारे पास जो हीट को ट्रैप करती हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग जो है इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। अगर कितने कैसे वर्ड है, अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो इसका कुछ इफेक्ट भी पड़ रहा होगा, तो उस इफेक्ट पर बात करते हैं। पेज नंबर आई गेस 83, पॉइंट नंबर 1 क्या है? पॉइंट नंबर 1 में बच्चों पॉइंट नंबर 1 में आपसे कहते हैं कि अगर हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ रही है, आपस की बातें छोड़कर मेरी बात पर ध्यान दो। क्या कहा मैंने? कि अगर हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ रही है, सवाल ये कि क्यों बढ़ रही है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बढ़ रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में? ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, जैसे कि फॉसल फ्यूल को जलाना, इंडस्ट्री मतलब अर्बनाइजेशन जो है, इंडस्ट्री का बनना जो है, फॉरेस्ट को काटना, क्रॉप्स को जलाना, ये सारे रीजन बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के इंक्रीज होने में हमारे एटमॉस्फेयर में। तो यही कह रहे हैं कि भाई जब हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाती है तो जाहिर है ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हीट को ट्रैप करेंगे, और ज्यादा हीट को जब वो ट्रैप करेंगे तो जमीन का टेम्परेचर भी क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। और कितना बढ़ेगा? एनुअली एन एवरेज 0.05 डिग्री सेल्सियस एनुअली। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत, ये इससे क्या ही फर्क पड़ता है, ये तो 1 डिग्री भी नहीं है। 1 डिग्री क्या, ये तो 1 डिग्री का 10 हिस्सा भी नहीं है। मैं कहूंगा बेटा ये एवरेज टेम्परेचर है। मिसाल के तौर पर आपके यहां पर टेम्परेचर बढ़ गया हो 2 डिग्री, लेकिन क्या इसी 2 डिग्री का बढ़ना अंटार्कटिका में भी होगा? जवाब भी नहीं, वहां तो बर्फ ही बर्फ है, तो वहां पर इफेक्ट जरा और कम पड़ेगा। तो एक एवरेज अगर हम निकालें तो एवरेज क्या है भाई? 0.05 डिग्री सेल्सियस। ये ठीक रिफ्लेक्शन नहीं है, ये मत समझना ये तो भाई इतनी सी बात है, इससे क्या ही फर्क पड़ रहा है। तो भाई फर्क पड़ रहा है क्योंकि ये एक एवरेज वैल्यू है। बात समझ आ रही है? पॉइंट नंबर 2 क्या है? हवा कैसे चलती है भाई? आप कहोगे पंखा चला दे चल जाएगी, वो नहीं, बाहर निकलो वहां भी हवा चल रही है। हवा कैसे चलती है? क्यों चलती है हवा? ये सारे सवाल आप लोग कभी सोचते नहीं हो। क्यों चलती है भाई हवा? कैसे चलती है हवा? कई रीजन है, जिसमें से 2 मेन रीजन मैं आपको बताता हूं। एक तो अर्थ की रोटेशन, अर्थ घूम रही है, इसके साथ एयर भी, एटमॉस्फेयर भी मूव कर रहा है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हमेशा जो टेम्परेचर है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ मूव करता है ना। तो इसका मतलब ये कि अगर हवा एक जगह पर गर्म हो गई है तो कहीं हवा उसके मुकाबले ठंडी भी होगी। तो ये जो हीट की ट्रांसफरेंस है ये कुछ इसी तरह होगी कि गर्म हवा जो है वो किसके पीछे भागेगी? ठंडी हवा की तरफ। और जब गर्म हवा ठंडी हवा की तरफ मूव करेगी तो इसी को हम हवा का चलना कहते हैं। बात समझ आ रही है? ओके। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हवा ज्यादा गर्म हो जाए तो इस हवा की तेजी में, मूवमेंट में इजाफा होगा या कमी आएगी? इजाफा होना चाहिए।
है ना, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया तो बस अब हीट ट्रांसफर करने की उसे जल्दी पड़ गई, तो उसकी स्पीड में भी इजाफा होगा। और जब हवाएं तेज चलेंगी तो क्या होगा, तूफान आएगा, हॉरिकेन्स आएंगे, ऐसे ही है ना। तो यही बता रहे हैं आपको कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये जो वेदर इफेक्ट्स हैं, ये जो मौसमी वबा हैं, वबा कहते हैं, वबा तो बीमारी को कहते हैं, मौसम का चेंज है, जो भी कह दो, ठीक है, बात समझ लो ना मेरी, ठीक है? कि जो मौसम के अंदर, मौसम की वजह से आने वाले जो आफात जो आफात हैं, जैसे कि तेज बारिश होना, जैसे तेज हवाओं का चलना, तूफान, हॉरिकेन्स, इन सब के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, ग्लोबल वार्मिंग। ऐसा ही है। पॉइंट नंबर 3 में क्या कह रहे हैं आपसे, जब गर्मी बढ़ेगी तो बर्फ के जो पहाड़ हैं वो जाएंगे पिघल, और पिघला हुआ पानी कहां जाएगा, समुंदर में, ठीक है। और ऐसा तो नहीं है ग्लेशियर के पड़ोस में समुंदर है, हो भी सकता है। बर्फ के पहाड़ जब पिघलेंगे तो पानी कहां जाएगा, समुंदर। और समुंदर और ग्लेशियर के दरमियान जो कुछ होगा, लेट सपोज समुंदर है, ग्लेशियर है और बीच में कोई गांव बस्ती वगैरह है, तो ये पानी बहता हुआ उन बस्तियों को डुबोएगा, जिसे हम सैलाब भी कहते हैं, है ना। तो इसका मतलब सैलाब के जो खतरात हैं वो भी बढ़ जाते हैं। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम क्या है, जो पॉइंट नंबर 4 में आपको बता रहे हैं, कि ये जो पानी पिघलकर जमीन में समुंदर में जा रहा है, तो जब समुंदर में बर्फ का पानी जा रहा है तो समुंदर का पानी बढ़ेगा या कम हो जाएगा, जब समुंदर का पानी बढ़ेगा तो वो जमीन जो समुंदर के आसपास थे वो पानी के नीचे डूब जाएंगे या नहीं, डूब जाएंगे, जिसे आप सुनामी कहते हो, है ना। तो ये सारी जो मुश्किलात हमारे सामने आन खड़ी हुई हैं, इन सब के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, ग्लोबल वार्मिंग। यहां पर आपका चैप्टर खत्म होता है। मैं चाहूंगा, क्योंकि ये बड़ा प्रैक्टिकल सा एक चैप्टर था, तो मैं ये चाहूंगा मुझे 3 से 4 लाइन में इन मसलों का हल बताओ, लिखो। दो चीजें लिखो, भले 2 लाइन में लिख दो। एक, इस चैप्टर में क्या बताना चाह रहे थे आपको, मतलब आपकी तवज्जो किस तरफ लेकर जाना चाह रहे थे इस चैप्टर में। दूसरा ये कि अगर आपने तवज्जो दिया है इस चैप्टर में, और ये जो मसले मसाइल मैंने आपको बताए हैं, पोल्यूशन के, ग्लोबल वार्मिंग के, ग्रीन, इसका हल आपके नजरिए में क्या है। 10 मिनट है आपके पास, लिखो। इस चैप्टर में हमें अवेयरनेस दिलाई गई है इन्वायरमेंटल चेंज के बारे में, पोल्यूशन क्यों होता है उसके बारे में, और इस पोल्यूशन से होने वाले जो डिजीजेज हैं उस पर भी इस चैप्टर में तवज्जो दिलवाई है। क्या दिलवाई है, इस चैप्टर में डिजीजेस के बारे में बात हुई है? नहीं, अगले पेज में जो पूरा एक टेबल बना हुआ है ना। सही। चेंजेस इन आवर एनवायरनमेंट आर ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग से होने वाली जो चेंजेस हैं एनवायरनमेंट में, ठीक है, विच इज कॉज्ड बाय पॉल्यूशन। ओके, सेम पॉइंट है ऑलमोस्ट। हाँ, इसे ख़त्म कैसे किया जाए, पहला आइडिया है हमारे पास, रिप्लेसिंग डिस्पोजेबल आइटम बाय रीयूजेबल आइटम। रीयूजेबल के लिए बेहतर वर्ड रिसाइकल भी यूज हो सकता है, बट ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पर किस चीज को रिप्लेस करके क्या लाया जाए, प्लास्टिक बैग्स को रिप्लेस किया जाए। क्या होता है प्लास्टिक बैग से, डिकम्पोज होने में टाइम लेता है, तो क्या हुआ, ये सीमेंट की दीवारें भी डिकम्पोज होने में टाइम लेती हैं भाई, अगर डिकम्पोज होने में टाइम तो क्या। असल में जो प्लास्टिक होता है, एक तो ये मरीन लाइफ के लिए बहुत मुश्किलात पैदा करता है कि वो उसे खा लेते हैं, गले में फंस जाता है, समुंदर जो है वो पॉल्यूट हो जाता है, लैंड में भी फिल कर देते हैं हम इन प्लास्टिक्स को। तकरीबन 500 सालों तक ये डिकम्पोज नहीं होता। कितने सालों तक, मतलब एक बार जो प्लास्टिक बन गया सो बन गया।
और 500 साल बाद भी ये ख़त्म नहीं होता, बल्कि ये माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाता है। माइक्रो प्लास्टिक से मुराद छोटे छोटे जर्रे जो कि हमारे लिए भी नुकसानदायक है और जिस इन्वायरमेंट में मौजूद है उधर भी ये नुकसानदायक ही है। तो मतलब हमें प्लास्टिक के बैग्स को रिप्लेस करके क्या लाना चाहिए? लकड़ी के बैग, कपड़े के बैग्स। अगर मुझे लेस चिप्स बेचने हैं तो कपड़े के बैग में बेचूं मैं, ये कहना चाह रहे हो आप? रिप्लेस करके क्या लाएं हम? मुझे भी नहीं पता, पता होता तो ले नहीं आते। मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ आपके नज़रिए से क्या हो सकता है। अगर सामान हाथ में देना शुरू करते हैं, कोई बोले 1 दर्जन अंडे दे दो, लो भाई वो संभाल ही रहा है अंडे। लेकिन हाँ, कागज़ के बैग इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा आटा जो आता है वो प्लास्टिक के शॉपर में नहीं आता, वो कागज़ के हो। हाँ, तो कागज़ के यूज़ कर सकते हैं आप, बायोडिग्रेडेबल भी है। तो क्या कागज़ के बैग में चिप्स बेच सकते हैं? तो हाँ, बेच सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना अच्छा ये मुतबादिल नहीं है, क्योंकि अगर कागज़ के बैग बनाने हैं तो उसके लिए दरख्त काटने पड़ेंगे मुझे। कागज़ कहाँ से आता है? तो ये भी कोई अच्छा रिप्लेसमेंट, खैर हमें नहीं पता, मे भी कुछ हो रहा हो इस बारे में। बट अवॉइडिंग बर्निंग ऑफ ट्रैश, कचला, कचला कह रहा हूँ, कचला, मेरी ज़बान में क्या हो गया, कचरा। कचरा नहीं जलाएं। तो क्या करें बेटा? कचरा खा लें? कचरा नहीं जलाएं, क्या करें उन कचरे का? फिर जिसने हल लिखा है उसी से पूछ रहा हूँ भाई मैं। अगर हम कचरा ना जलाएं तो क्या करें उस कचरे का? कुछ आइडिया? रिसाइकल क्या करूं मैं? ऐसा खास तौर पे यूरोपियन कंट्रीज में होता है, जैसे कि जर्मनी वगैरह। वहाँ जब आप कचरा फेंकने जाते हो तो 3-4 डस्टबिन होते हैं। ग्लास के लिए अलग होता है, प्लास्टिक के लिए अलग होता है, बायोडिग्रेडेबल जो चीज़ें होती हैं जैसे कि फल वल के छिलके, सब्जी के छिलके, उसके लिए अलग होता है। तो ठीक है, रिसाइकिल कर सकते हैं। अक्सर आपने कंट्रीज़ में देखा होगा कि जो कचरा होता है, प्लास्टिक जो होते हैं, उसे रोड बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है, कि प्लास्टिक जो है उसके रोड्स बनाए जा रहे हैं, मतलब एक मटेरियल के तौर पर यूज़ किया जा रहा है उसे। ठीक है, हो सकता है। जलाना नहीं चाहिए, सही बात है, नहीं जलाना चाहिए, लेकिन जलाए नहीं तो क्या ही करें फिर। खैर, लेस यूज ऑफ व्हीकल, गाड़ियां कम इस्तेमाल करें। क्या उड़ कर पहुंचूं मैं यहाँ पर? घर से अगर मुझे कोचिंग आना है, मैं कैसे आऊं? कम यूज से मुराद आधा रास्ता में बाइक पे आऊं, आधा रास्ता पैदल आऊं। हाँ, आप इसे हाँ रिड्यूस कर सकते हो। इसका जो अच्छा आप एक तरह से अच्छे से जो बता सकते हो ना, वो ये कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि अगर आप बस को देखो तो एक बस के अंदर 100 लोग नहीं तो 50 लोग आ जाते हैं, लेकिन अगर यही 50 लोग बाइक या कार लेके निकलेंगे तो आप सोचो कितना ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट होगा। लेकिन यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, यहाँ तो G17 और मजदा घूम रहे होते हैं, W11, तो बड़ा मसला हो जाता है, तो अपनी गाड़ी रखनी पड़ती है। हाँ, मेट्रो बने हैं, लेकिन मेट्रो भी बना है 5 नंबर पे, ठीक है, तो 5 नंबर तक पहुँचूँ कैसे मैं? अगर कोई L ब्लॉक में रह रहा है और उसे जाना है मेट्रो में, तो 5 नंबर तक कैसे पहुँचे? किसी गाड़ी में पैदल मर जाएगा भाई वो। अगर वो ऑफिस जा रहा है तो ऑफिस में उसकी लाश पहुंचेगी और वो लोग फिर वहीं दफना देंगे, ये होगा। और हाँ, ये भी हो सकता है कि मैं मेट्रो तक अपनी गाड़ी में चला जाऊं, फिर अपनी गाड़ी का क्या करूं? मेट्रो में साथ लेके जाऊं? मैं पार्किंग तो बना ही नहीं, ठीक है, क्या मैं अपनी बाइक वहां खड़ी करके मेट्रो में बैठकर मैं चला जाऊं भाई सदर ऑफिस? लेकिन मेट्रो के साथ पार्किंग ही नहीं है, बाइक में मेट्रो में ले जा नहीं सकता, तो मजबूरन मैं चाहता हूं कि मैं कम यूज करूं व्हीकल्स का, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा क्योंकि हमारे जो शहर हैं वो इस तरह डिजाइन नहीं है। बट हाँ, ठीक है, रिसर्चिंग ऑन हाउ टू रीयूज इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट को अच्छे से कैसे इस्तेमाल करें, इस पर रिसर्च करनी चाहिए। मतलब इसका जवाब हमारे पास नहीं है, रिसर्च करके पता लगाना चाहिए। सही है।
ठीक, कॉमन कॉमन मसले, कॉमन हल। और देखते हैं और लोगों ने क्या लिखा है। दिखाओ बेटा। नहीं लिखा है। क्लास से बाहर चले जाओ। नहीं लिखा तो मैंने क्या कहा, जो लिखेगा वही क्लास में बैठेगा। नहीं लिखा तो बाहर चले जाओ। काम की बात ही नहीं लिखी। वो दिमाग जिसमें आइडियाज पैदा नहीं होते वो बेकार है। ह्यूमंस आर ड्रिवन बाय आइडियाज। आज मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, प्लास्टिक के बोर्ड में पढ़ा रहा हूं, आस्तीन में मार्कर छुपाए हुए मैंने, ठीक है, ये देखो। तो ये मार्कर पॉलीमर, कपड़े पॉलीमर, ये सीमेंट से जो दीवारें खड़ी हैं, ये मार्बल, ये टाइल, ये किसी ना किसी का तो आइडिया होगा। तो बिना आइडिया के क्या यहां पर मैं मौजूद होता? तो वो दिमाग जिसमें आइडियाज पैदा नहीं होते, उन दिमागों को कचरे के डब्बे में फेंक देना चाहिए। किसी काम के दिमाग नहीं है वो, जिसमें आइडियाज नहीं आते। हाँ, आइडियाज लिखने का टाइम नहीं मिला, ओके। अरे कहाँ चला गया, छोड़, आप आइडिया लिखो। और कोई देखते हैं आपका आइडिया क्या है। इन्होंने उर्दू इंग्लिश सब मिला दिया। आज की क्लास में इन्होंने जो सुना है ना वही लिख दिया। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होना, कार का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना। सिर्फ कार मतलब कौन समझाएगा? मतलब अगर कोई किसी को आप कुछ लिख कर दे रहे हो तो मतलब समझाने साथ जाओगे? पेपर में आ नहीं सकता ये सवाल। आ सकता है ना कि ग्लोबल वार्मिंग को या इन्वायरमेंटल जो हमारे पास हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उसे काउंटर कैसे किया जाए। आइडिया लिखो 3 लाइनों में। मैं तो पूछ सकता हूं क्योंकि चैप्टर का पूरा आइडिया ही यही है, चैप्टर इसी चीज पर खड़ी हुई है ना। तो क्या आइडिया अपना समझाने जाओगे साथ में? नहीं। पेपर कहाँ टंडो आदम में चेक हो रहे हैं, वहां तक जाओगे आइडिया समझाने? मजाक कर रहा हूँ, यही चेक होता है। ठीक है, फॉसल फ्यूल का जलाना। फॉसल फ्यूल को नहीं जलाऊं तो गाड़ी कैसे चलाऊं मैं? पानी डालूंगा गाड़ी में या धक्का मारूं? बंदे रख लूं, 2 बंदे धक्का मार रहे हैं, मैं बैठा हुआ ऊपर, ठीक है। अच्छा, हल आप समझते हो बच्चों? हल किसे कहते हैं? अगर आपसे कहा जाए, जैसे कि मिसाल के तौर पर मेरे पास कोई बंदा आता है, वो कहता है यार मैं बहुत परेशान हूं, मुझे हल बताओ। तो मैं क्या उसे ये हल बताऊंगा, परेशान मत हो, है ना? ये हल बताऊंगा उसे कि मेरे पास कोई आया परेशान हूं, कोई हल बता दो। मैं कहूंगा भाई परेशान मत हो, ये कोई हल है? आप कह रहे हो गाड़ियां ही मत चलाओ। चलो सही है, ऐसी एक्टिविटीज आपसे करवाया करूंगा मैं हर कुछ क्लास बाद। आपके दिमाग में क्या चल रहा है पता लगता है। अगर हम प्लास्टिक बैग्स का यूज ना करें या फिर फैक्टर्स अपने निकलने, अरे फैक्ट्रीज, ये फैक्ट्रीज लिखा है फैक्टर लिखा है बेटा? माना इंग्लिश का टीचर नहीं हूं, लेकिन निकलने वाले धुएं को फिल्टर करना चाहिए। मतलब कंपनी के जो धुएं जहां से निकल रहे हैं वहां मास्क लगा दें, N90 फिल्टर हो गया। वैसे ऐसा होता है, असल में ये रूल भी है कि जो भी क्या कहते हैं, जो एग्जॉस्ट होते हैं ना, खास आपको पता है गाड़ियों के जो एग्जॉस्ट होते हैं ना, साइलेंसर, अक्सर गाड़ियों के साइलेंसर में एक मटेरियल लगा होता है, उसे कहते हैं प्लैटिनियम। क्या कहते हैं? प्लैटिनियम। पता है क्या करता है? जो हार्मफुल गैसेस है ना, मिसाल के तौर पर हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा हार्मफुल है, तो जब वो प्रोड्यूस होगा ना इंजन में, क्या करेगा जो प्लेटिनियम कन्वर्टर होता है, वो उस हार्मफुल गैस को एक ऐसी गैस में कन्वर्ट कर देगा जो कि हार्मफुल ना हो या फिर लेस हार्मफुल हो। गाड़ियों के साइलेंसर में भी मौजूद होता है, पता है आपको? तो ये होता है, फिल्टर करते हैं उसे हम। अब कहीं और से लेता है, अब यहां से कुछ हो जाए। लाओ भाई, क्या आइडिया है? उस तेरी, इतना बड़ा आइडिया। अच्छा, हल कहाँ है? इन सब को ओवरकम,
इन सब को ओवरकम करने के लिए हमें चाहिए कि हम एसिड रेन को कम करें। कैसे? पी जाएं एसिड रेन को। फिर अच्छा आगे लिखा हुआ है, सॉरी, ओके ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स की ग्रोथ बढ़ाएं। सही बात है, ये हम कह रहे हैं प्लांट की ग्रोथ बढ़ाएं, सब एग्री करते हैं। आज तक जिंदगी में कितने प्लांट लगाए आपने? अभी तक है वो? कौन सा दरख्त लगाया है? पुदीने का। क्या बात है, वो तो इतनी हवा साफ करेगा बेटा, क्या बात है। लगाया भी तो अपने फायदे का पुदीना। हरा धनिया भी है। और किसने पौधे लगाए घर में? कौन से लगाए? जामुन है, हाँ। गुलाब है और जामुन, मतलब गुलाब जामुन उगते हैं? नहीं, फल वालों का हक मार रहे हो बेटा, घर में उगा के। कौन कौन से फल हैं? टमाटर फल है जी, टमाटर फल है। टमाटर वेजिटेबल नहीं है, फल है टमाटर। यस यस, हाँ। और मिर्ची भी है। मैंने अपने घर के बाहर मिर्ची लगाया हुआ है, करेले लगाए हुए। आप बोलोगे अच्छा सर करेले खाते हैं, जब ही इतना कड़वा बोलता है। करेले लगाए हैं, मिर्ची लगाया है, पपीते का दरख्त लगाया हुआ है, नीम का दरख्त लगाया हुआ है, जो सिर्फ पानी पी रहा है, बड़ा नहीं हो रहा। 6 महीने से उतना ही है वो। पौधा भी मिला तो खोद के देखना पड़ेगा क्या चल रहा है। सजने का दरख्त लगाया है, सज रहा है वो। सज रहा है या सज चुका है वो? हाँ मुझे पता है क्या होता है, खाते हैं। उसके पत्ते आजकल बड़े हिट चल रहे हैं, सुखा के पाउडर, क्या कह रहे हैं उसे? माचा नहीं भाई, वो कोई पाउडर कहते हैं उसे, वो बड़ा फायदा बता रहे हैं आजकल। भुजिया बना के खा रहे हैं? हाँ खाते हैं, मुझे पता है, सब बिहारी बैठे हैं यहाँ पर, खाते हैं भाई। मैं नहीं खाता, मेरी अम्मी खा लेती हैं। सजना खाते हैं, मजे के होता है। ओके, हम यहाँ पर थे। ओके, प्लांट की ग्रोथ बढ़ाएं भाई, दरख्त लगाओ, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ अपने फायदे वाले नहीं। गुलाब का लगा लिया और जामुन का लगा लिया, नीम ट्री लगाओ, बड़े बड़े लगाओ। हमें चाहिए कि हम अपने माहौल को पाक और साफ रखें, ताकि हमें ऐसे आफात का सामना ना करना पड़े। मतलब अगर सैलाब आ रहा हो तो झाड़ू लगाने लग जाना घर के बाहर, सैलाब रुक जाएगा, यही मतलब है इसका। फिर क्या मतलब है? तो जंगलात को ना काटे, ये लिखो ना। आप कह रहे हो साफ सफाई, तो कोई गलत मतलब समझ के जंगलात को ही साफ कर दे वो तो। अच्छा आगे भी है, ठीक है, आगे नहीं बेटा, पीछे। और गाड़ियों का इस्तेमाल, गाड़ियों, हर कोई गाड़ियों के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? ये तीसरी को अभी उठाइए, गाड़ियों का इस्तेमाल ना करें। ओके सही है, साफ सफाई का ख्याल रखें। वेरी गुड जी सर। बाकी अगली क्लास में देखते हैं, और अगली क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वाटर। आपको एक टास्क में दे रहा हूँ, ये बात पता लगाने के लिए कि इस अर्थ पर जो वाटर है वो कितना पुराना है, और अर्थ पर वाटर कहाँ से आया। चैप्टर, हमारी आदत है हम चैप्टर पर डायरेक्ट नहीं कूदते हैं, ठीक है, जरा माहौल बनाते हैं। वाटर के बारे में मुझे 2-3 इंफॉर्मेशन आपसे चाहिए। क्या? जमीन पे पानी कहाँ से आया? दूसरा, बस यही है शायद। हाँ, कितना पुराना है ये पानी, कितना पुराना है, ठीक है, इस बारे में हम बात करेंगे अगली क्लास में इंशाल्लाह। डिटेल में आपको बताऊंगा पानी कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, अगली क्लास में।